नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था बाल विकास का। किसका किया था? बाल विकास का। कितने प्रश्न दिए थे आपको? टोटल 180 प्रश्न। किस प्रकार से थे? 2011 का पेपर दिया था, 12 का, 15 का, 17 का, 21 का और 22 का, है ना। टोटल 180 प्रश्न दिए थे। और कह सकते हैं कि आपका जो रीट के ऑल प्रीवियस ईयर पेपर, अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है सारे के सारे एक ही वीडियो में हमने अपलोड कर दिए थे। यदि ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसमें मिस्टेक क्या हुई थी कि हमने पेपर जो थे वो ऐसे कैसे रख दिए थे, इस प्रकार से प्रश्न पत्र आपको दिए थे जिसमें कुछ प्रश्न ब्लर हो रहे थे, यानी कि आपको पढ़ने में समझने में तकलीफ हो रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको कमेंट्स आए कि सर इस प्रकार से थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्न पत्र ना रखते हुए एक पीडीएफ के माध्यम से आपको इस वीडियो को देने की कोशिश की है। पीडीएफ बनाई हमारे द्वारा, है ना। तो जैसे हम आपकी सुनते हैं वैसे आपको भी हमारी सुनना है। क्या करना है? इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना है, जितने भी आपके पास ग्रुप है उसमें शेयर करना है। यदि थोड़ा बहुत भी आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी समझे हो तो आज हम क्या लेकर आए हैं? गणित पेडागोजी के 2011 से 22 तक अभी तक जितने पेपर हुए उसमें जो गणित पेडागोजी के प्रश्न पूछे गए वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इसी प्रकार से आगे आने वाले जो सब्जेक्ट है उन पर भी वीडियोस जल्द ही लेकर आ जाऊंगा। आपको करना क्या है? वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। देखिए 2012 से हम शुरुआत करेंगे। 2011 का हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें आपके जो पेडागोजी के प्रश्न हैं वो नहीं पूछे थे, है ना। गणित से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे लेकिन पेडागोजी से प्रश्न नहीं पूछे थे। हम डायरेक्ट 2012 से शुरुआत करेंगे। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात करें तो टोटल 9 प्रश्न पूछे गए थे। और पहला प्रश्न पूछा था 2012 में कि पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसके द्वारा कहा गया? देखिए यदि आप देखेंगे तो 2012 से लगाकर 22 तक एक प्रश्न आपका कथन से पूछा गया है, वो सरल सा कथन पूछा गया है आपसे, है ना। तो यदि आपने में एक वीडियो हमने बनाया है जिसमें महत्वपूर्ण कथन है आपके गणित पेडागोजी के, यदि वीडियो देख लिया तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं कुछ एक्स्ट्रा कथन आपको बताऊंगा, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। यदि आपसे पूछे कि भैया गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये किसके द्वारा कहा गया? बेकन के द्वारा, हैमिल्टन के द्वारा, प्लेटो के द्वारा या फिर रसेल के द्वारा। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये रोजर बेकन के द्वारा कहा गया कथन है कि गणित जो है वो सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यहां पर एक और नाम दे रखा प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा है? तो इनके द्वारा कहा गया है कि गणित जो है वो सभी विषयों में से श्रेष्ठ उपयोगी है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है। और भी कथन आएंगे एक एक करके, मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, है ना। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? आपका पहला वाला आएगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? उसके आत्मविश्वास का होता है, तार्किक सोच का होता है, विश्लेषक सोच का होता है या फिर इनमें से सभी का होता है? तो देखिए गणित के अध्ययन से जो बच्चे में गुण का विकास होगा वो आत्मविश्वास का भी होगा, तार्किक सोच का भी होगा, साथ में विश्लेषक सोच का भी होगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? इनमें से सभी होगा, यानी कि डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? देखिए आपको हमेशा, चाहे वो गणित पेडागोजी हो या फिर अन्य सब्जेक्ट हो, ये जानना जरूरी है कि पूछे कौन से स्तर पर गया है। देखिए प्राथमिक स्तर पर पूछेगा तो विकल्प आपका अलग होगा, आंसर अलग होगा। उच्च प्राथमिक पर पूछेगा तो आंसर अलग होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पूछा क्या गया है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि भाई गणित का महत्व क्या होगा? सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा सीखता है तो मानसिक होगा, उसका आंसर क्या होगा? मानसिक विकास होगा उसका बच्चे का। तो ये गणित का महत्व होता है आपका प्राथमिक स्तर पर। तो बी वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। आध्यात्मिक नहीं होगा, सांस्कृतिक नहीं होगा, व्यवहारिक नहीं होगा, है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में या फिर विश्लेषण विधि में? ये जो आगमन और निगमन विधि है ये एक दूसरे से विपरीत चलती है, जैसे कि संश्लेषण विधि भी एक दूसरे के विपरीत चलती है। तो यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत पूछा गया है, ये इसका जो प्रयोग है ये किसमें होता है? तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ये निगमन विधि में होता है। किसमें होता है? निगमन विधि में होता है, सामान्य से विशिष्ट। यदि यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य पूछ लिया होता तो क्या होता? आंसर आपका आगमन विधि होता। पहले निगमन विधि की बात कर लेते हैं।
जो निगमन विधि में होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है, जटिल से सरल की ओर होता है, और सूत्र से उदाहरण या फिर नियम से उदाहरण की ओर चलता है आपका निगमन विधि। याद रखिएगा ये कैसे चलता है, सूत्र कह लीजिए या फिर पहले इसमें नियम बताए जाते हैं, उसके बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आगमन विधि में उल्टा होता है, पहले इसमें उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद में नियम या फिर सूत्र को बताया जाता है। साथ में ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, सरल से जटिल की ओर चलती है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है आपकी आगमन विधि। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आंसर आपका बी वाला होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया सूत्र या फिर नियम से उदाहरण की ओर किसमें चला जाता है भाई, ये किसकी ओर इंगित करता है, संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन या फिर निगमन। अभी मैंने आपको बताया था, तो ये करता है भाई निगमन। निगमन विधि में क्या होता है, इसमें पहले सूत्र या फिर पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण पर चला जाता है, साथ में सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जटिल से सरल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। यदि इसका हम विपरीत कर देंगे तो किस में आ जाएगा, आपका आगमन विधि में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सूत्र तथा नियमों की सहायता किसमें होती है, निगमन विधि में ली जाती है। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। यदि प्रश्न और चार विकल्प यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। सरल सा प्रश्न, छोटी कक्षाओं के बारे में बात की जा रही है, मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने संबंधित, आगमन का या फिर निगमन का। सरल सा प्रश्न है, जब छोटी कक्षाओं में आप गणित विषय में रुचि उत्पन्न करेंगे या फिर पढ़ाएंगे तो आप मनोरंजन के द्वारा या फिर खेल के द्वारा बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें जो बच्चे होते हैं छोटी कक्षाओं के, उनमें गणित विषय में रुचि उत्पन्न होगी और अच्छे से पढ़ेंगे। वो तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। किसमें गणित का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि प्रश्न और चार विकल्प पढ़ेंगे तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। देखिए, लाभ हानि, सब्जियां खरीदना और उधार लेना, इन तीनों में आप देखेंगे तो गणित विषय का प्रयोग हो रहा है, लेकिन साइकिल चलाने में किसी भी प्रकार से गणित का उपयोग नहीं हो रहा है। सरल सा प्रश्न है, आंसर आपके सामने है बी, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यहां जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे। कौन सी शाखा में वो कमजोर है, इसलिए आपको क्या पता करना होगा भाई, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक तरीका होगा या फिर उपचारात्मक तरीका होगा। तो इस प्रकार का यदि आप प्रयोग करेंगे तो वो प्रयोग करना होगा आपका निदानात्मक तरीके का। इससे आपको पता चलेगा कि भैया वो किस विषय में, किस विशेष शाखा में वहां कमजोर है ना। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, चर्चा या फिर वाद विवाद द्वारा कर सकता है, मौखिक कार्य द्वारा कर सकता है, लिखित कार्य द्वारा कर सकता है या फिर अभ्यास द्वारा कर सकता है। सरल सा प्रश्न है, यदि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त करेगा तो वो अभ्यास द्वारा करेगा। किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा करेगा। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो ये जो 9 प्रश्न थे आपके, ये 2012 में पूछे गए प्रश्न थे, है ना। अब जो 2015 में आपका पेपर हुआ था उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे उस पर हम चर्चा करेंगे। लगभग 9 प्रश्न इसमें पूछे गए थे, है ना। तो उन पर हम चर्चा कर लेते भाई, किस प्रकार के प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, भैया गणित विज्ञान है किसका, भैया स्थान का है, शिक्षा का है, गणनाओं का है या फिर मानव जीवन का है। तो इस पर आपको एक बोनस अंक मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि जो गणित विज्ञान है वो स्थान का भी विज्ञान है और गणनाओं का भी है, यानी कि ए और सी 2 विकल्प इसमें सही थे, तो आपको यहाँ पर बोनस अंक प्राप्त हुआ था, है ना। तो 10वें का आंसर ए भी सही होगा और सी भी सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए ये 2015 में पूछा गया है। हमने आपको बताया था कि एक प्रश्न आपका कथन समझ पूछा जा रहा है और ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया, ये यहाँ पर भी एक कथन पूछा गया भाई, बेकन का है, हंगबेक का है, लोक का है या फिर डटन का है, किसका है। तो अभी हमने जाना पहले प्रश्न में कौन सा कथन पूछा था कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, तो हमने वहां पर आंसर क्या बताया था, आपका बेकन बताया था। क्या बताया था, बेकन, है ना। तो यहां पर क्या पूछा गया है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसके द्वारा बताया गया भैया, तो ये बताया गया आपका हॉगबेन के द्वारा। किसके द्वारा, हॉगबेन द्वारा कहा गया है कि गणित जो है वो सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है, दर्पण है। बेकन के द्वारा क्या कहा गया है, बेकन के द्वारा कहा गया है भैया कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व
कुंजी है। साथ में यहाँ पर एक और लौकिक मैं आपको बता ही चुका हूं, गणित सभी विषयों में से श्रेष्ठ उपयोगी है। ये किसके द्वारा कहा गया है? लौकिक के द्वारा कहा गया है। डटन की हम बात करें तो इनके द्वारा कहा गया है गणित तर्क सम्मत विचार है। यदि पूछे कि भैया गणित तर्क सम्मत विचार ही किसके द्वारा कहा गया है, तो ये डटन के द्वारा कहा गया है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, चारों के बारे में आपको बता चुका हूं। चलिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है, थोड़ी देर पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था आपसे, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। सांस्कृतिक, मानसिक, धार्मिक या फिर सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर मानसिक, ये प्रश्न आपका 12 में भी पूछा है और 15 में भी पूछा गया है। तो मैं आपको इसका आंसर बता ही चुका हूं। प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व होता है वो किस प्रकार का होता है? मानसिक होता है, मानसिक विकास होता है बच्चों का, है ना। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वहां है सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या फिर आर्थिक। यहां पर हम प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि भैया मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो किस में होता है? तो यहां पर देखिए दो चार विकल्पों में दो विकल्प आपको यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर भी आपको बोनस मिला। क्यों मिला है? तो देखिए सर्वाधिक जो उपयोग होता है वो सामाजिक रूप में भी होता है और आर्थिक रूप में भी होता है। तो जहां तक मुझे लगता है, वैसे तो बोनस अंक आपको मिला था, यानी कि जो आयोग है उसने यहाँ पर दो आंसर माने हैं आपके, सी और डी, है ना। सामाजिक रूप में भी होता है और आर्थिक रूप में भी होता है आपका मनुष्य के जीवन में आदि गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग। तो यहाँ पर दो आंसर माने थे और आपको यहाँ पर बोनस अंक प्राप्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। जो मूल्यांकन है उसका निकटतम संबंध किससे होता है? विषय वस्तु से होता है, मूल्यांकन प्रविधियों से होता है, उद्देश्यों से होता है या फिर सीखने की क्रियाओं से होता है? किससे होता है? तो मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध होता है वो हमेशा याद रखिएगा उद्देश्यों से होता है। किससे? उद्देश्यों से होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर यहाँ पर पूछा गया। भैया इन दोनों में क्या अंतर होता है? उद्देश्यों का होता है, प्रकृति का होता है, कठिनाई स्तर का होता है या फिर इनमें से किसी का नहीं होता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ना तो प्रकृति का होता है, ना कठिनाई स्तर का होता है और ना इनमें से कोई। किसका होता है? उद्देश्यों का होता है। याद रखिएगा उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में जो अंतर होता है वो उद्देश्यों का होता है। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठ निरीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है या फिर उपरोक्त सभी। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मतलब ये प्रश्न ही वस्तुनिष्ठ है, यानी कि विकल्प दे रखे, चार विकल्प प्रश्न दे रखा है और चार विकल्प दे रखे हैं, इसी को ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहा जाता है। तो इसमें विश्वसनीयता भी पाई जाती है, वैधता भी पाई जाती है और वस्तुनिष्ठता भी पाई जाती है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है और सरल सा प्रश्न है। भाई योजना बनाना, मार्गदर्शन करना, शिक्षण करना या फिर बजट बनाना। सरल सा प्रश्न भैया। अध्यापक योजना बना सकता है, मार्गदर्शन बता सकता है, शिक्षण करा सकता है, लेकिन बजट नहीं बनाता, है ना। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सरल सा प्रश्न, सभी को इसका आंसर पता होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री के बारे में पूछा गया है। अप्रक्षेपित है, प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रक्षेपित है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव होगा तो ये प्रभावशाली शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आएगा। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री प्रत्यक्ष अनुभव होगा। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, ये जो आपके जैसे कि 18 प्रश्न 9 प्रश्न पहले पूछे गए थे आपके 12 में और 15 में भी 9 प्रश्न पूछे गए थे, टोटल कितने हो गए? 18। अब बात करते हैं 15 के बाद में होगा था 17 में पेपर, 17-18 में। तो 2017 में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे आपके, वो जान लेते हैं। तो ये आपके सामने रहा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? भैया गणित की प्रकृति को कौन सा विकल्प है जो नहीं दर्शाता है? सीधा सीधा ये पूछा गया है। पहला विकल्प पढ़ लेते हैं भैया, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। बिल्कुल किया था भैया, ये अपनी भाषा होती है गणित की, है ना, और इसके माध्यम से ही सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो गया। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता, बिल्कुल होता है। तो बी वाला भी आपका करेक्ट हो गया। पूछा क्या गया है यहाँ पर? नहीं दर्शाता है, यानी कि नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित नहीं होता है भैया, ये व्यापक होता है। किस प्रकार का होता है? व्यापक होता है। तो आपका जो तीसरा वाला
जो विकल्प होगा ये सही होगा। फोर्थ वाला विकल्प देख लेते हैं, संख्या, स्थान, मापन आदि गणित का आधार होता है, बिल्कुल आधार होता है। तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, तो आपका जो तीसरा वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। संकुचित नहीं होता है, क्या होता है, व्यापक होता है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। 20वां प्रश्न देख लेते हैं, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? गणित का सामाजिक मूल्य को, गणित का नैतिक मूल्य को, गणित के कलात्मक मूल्य को, या फिर गणित के अनुदेशनात्मक मूल्य को, किसको करता है? तो यहां पर देखिए, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। तो ये जो कथन है गणित के सामाजिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, क्या कहलाता है? ये यहाँ पर बताया गया। भैया इसे क्या कहते हैं? योगात्मक आकलन, सूचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, या फिर परीक्षण, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसे निदानात्मक आकलन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे निदानात्मक आकलन कहेंगे। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता? अनौपचारिक आकलन की विशेषता को, यानी कि नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, किसको नहीं दर्शाता? विशेषता अनौपचारिक आकलन की कौन सी नहीं है? सीधा सीधा ये पूछा गया है। प्रश्न के अनुसार विकल्प रखे गए हैं। भैया पहला विकल्प है, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हो उस तरफ देखना, ये अनौपचारिक आकलन की विशेषता है। तो पहला वाला आपका करेक्ट होगा। हमें नेगेटिव विकल्प को ढूंढना है। बी वाला देख लेते हैं, विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थी को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उनको सुनना, बिल्कुल ये आपका विशेषता होगी अनौपचारिक आकलन की। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले लिखा हुआ है ना, वाले उत्तरों को मॉनिटर करना, ये भी आपकी अनौपचारिक आकलन की विशेषता होगी। डी वाला देख लेते, विद्यार्थी के उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना, ये आपका जो अनौपचारिक आकलन की विशेषता के अंतर्गत नहीं आएगा। डी वाला जो विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य बुद्धि शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है गणित शिक्षण में भाषा के रूप में जाना जाता है, गणित शिक्षण में मूल्य के रूप में, गणित शिक्षण में सहसंबंध के रूप में, या फिर गणित शिक्षण में उपकरण के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इस शब्दावली को गणित शिक्षण में भाषा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता? फिर से यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया। हमेशा आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है भाई, पॉजिटिव पूछा है या फिर नेगेटिव पूछा है, इसमें आपको ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है। विकल्प है, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान, बिल्कुल है भैया। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, बिल्कुल है। गणित अमूर्त विज्ञान है, देखिए गणित अमूर्त विज्ञान लिखा हुआ है ना, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं, क्यों नहीं है? बिल्कुल है भैया, गणित अमूर्त विज्ञान है। तो ये आपका जो तीसरा वाला विकल्प है यही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, कौन सा नहीं दर्शाता ये पूछा गया था। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। फोर्थ विकल्प पढ़ लेते हैं, गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, बिल्कुल किया गया है। तो ये विशेषता आपकी गणित की है, लेकिन कौन सी विशेषता गणित की नहीं है ये सीधा सीधा पूछा गया था। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, गणित के विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण, या फिर गणित में त्रुटि संश्लेषण। तो यहाँ पर देखिए दो आंसर, यहाँ पर देखिए दो आंसरों में से एक होगा, त्रुटि विश्लेषण होगा या फिर त्रुटि संश्लेषण होगा। क्या होगा आपका? मैंने ए और सी हटा दिया। अब इनमें से आप बता सकते हैं क्या होगा सही आंसर, फटाफट कमेंट से कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है। तो गणित में त्रुटि विश्लेषण होगा, ना कि संश्लेषण होगा, है ना। बी वाला जो विकल्प होगा ये आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्व ज्ञान कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, उद्देश्य कथन कहते हैं, या फिर आदर्श प्रश्न कहते हैं, क्या कहा जाता है?
तो यहाँ पर देखिए नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली जो परिस्थितियां होती हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है। गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, या फिर गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति की आवश्यक नहीं मानता। प्रश्न को देख लेते, पूछा क्या गया, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, उस कथन के बारे में आपको बताना है जो गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता। कौन सा नहीं दर्शाता, सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पड़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। क्यों नहीं मानता भैया, मानना चाहिए और मानता ही है, तो डी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थी में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है भैया विद्यार्थी में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि, विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, ये अच्छी विधि हो सकती है। मौखिक कार्य हो सकता है, विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण हो सकता है, विद्यार्थियों में तुलना करना, ये गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है, तुलना आप नहीं कर सकते। डी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए, जैसे कि 9 प्रश्न आपका किसमें पूछा था भाई, 2012 में पूछा था 9 प्रश्न, फिर 15 में पूछा था, यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे गए आपके 2017-18 में, है ना। 9 दूना 18, और ये कितने प्रश्न हैं आपके 28, तो 27 होने चाहिए 9 प्रश्न में, ये 28 प्रश्न है, यानी कि टोटल कितने प्रश्न पूछे, यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे गए आपके 2017 में, है ना। अब बात करते हैं भैया 2021 की, 2021 के प्रश्न पत्र में कितने आपके पूछे गए प्रश्न, है ना, गणित पेडागोजी के। देखिए फिर से यहाँ पर पहला प्रश्न आपका कथन से संबंधित पूछा गया है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यहाँ कथन किसके द्वारा कहा गया, रिपीटेड प्रश्न है, पूछा गया है ना। और कब पूछा गया था, 2012 में पूछा गया, फिर 2021 में पूछा गया। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। तो मैंने आपको आंसर क्या बताया था, किसके द्वारा कहा गया है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, तो ये बेकन के द्वारा कहा गया है। हॉगबेन के द्वारा क्या कहा गया था, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये हॉगबेन द्वारा कहा गया। यहाँ पर लोग द्वारा क्या कहा गया, गणित मन में तर्क की आदत विकसित करने का क्या है, एक तरीका है, ये लोग द्वारा कहा गया। गैलीलियो द्वारा क्या कहा गया कि गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये गैलीलियो के द्वारा कहा गया। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जो आपके कथन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अलग अलग भागों को जोड़ना यहाँ सिद्धांत कहलाता है। देखिए 2 सिद्धांत होते हैं, एक होता है संश्लेषण विधि, एक होता है विश्लेषण विधि। एक में भागों को जोड़ा जाता है और एक में भागों को तोड़ा जाता है। तो तोड़ा किस में जाता है, तोड़ा किस में जाता है और जोड़ा किस में जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो विश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि की हम बात करें तो इसमें जो भाग होते हैं उसको तोड़ा जाता है, या कह सकते हैं अलग अलग तोड़ना। क्या कहते हैं इसको, अलग अलग तोड़ना। ये किस में होता है, आपका विश्लेषण विधि में होता है। और अलग अलग जोड़ना, ये किस में होता है, अलग अलग जोड़ना, ये होता है आपका संश्लेषण विधि में, है ना। याद रखिएगा, इसमें तोड़ते हैं और इसमें जोड़ते हैं। तो क्या पूछा गया है, जोड़ना पूछा गया कि भाई अलग अलग भागों को इसमें जोड़ा जाता है, यहाँ सिद्धांत कहलाता है, तो ये विश्लेषण सिद्धांत कहलाता है। यदि यहाँ पर अलग अलग भागों को तोड़ा जाता है, सॉरी संश्लेषण विधि आपका आंसर होगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ है, क्या सही आंसर होगा आपका, संश्लेषण विधि होगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने की बात की जा रही है। तो जहां पर जोड़ने की बात करें वहां पर संश्लेषण विधि होगा, और जहां पर तोड़ने की बात करें वहां पर विश्लेषण विधि होगा। याद रखिएगा, तो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर संश्लेषण विधि होगा। 30वें का बी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता किस पर निर्भर करती है, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर।
किस पर आपकी उच्चारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है आपकी उच्चारात्मक शिक्षण की। बी वाला विकल्प भी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम यहां पर पूछा गया। भैया गणित में मूल्यांकन के सोपान का सही क्रम क्या होगा, यानी कि पहले नंबर पर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ऐसे 5 यहां पर सोपान दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है गणित में मूल्यांकन करने में, तो सबसे पहले उद्देश्यों का चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? सबसे पहले उद्देश्यों का चयन किया जाता है। तो ये आ गया आपका पहले नंबर पर, यहां पर लिख लेते हैं। पहला क्या होगा आपका, दूसरा होगा पहला, है ना। उसके बाद क्या किया जाता है, परिस्थितियों की पहचान की जाती है। क्या की जाती है? परिस्थिति की पहचान की जाती है। तो यह आ गया आपका दूसरे नंबर पहला। उसके बाद क्या किया जाता है, तो उसके बाद मूल्यांकन विधियों का चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? मूल्यांकन विधियों के चयन करने के बाद में मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण करने के बाद में प्रमाणों की क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। तो ये आपका सही क्रम होगा 2 1 3 5 4। कहां पर है? 2 1 3 5 4 आपके पहले वाले विकल्प में है और यह आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, और अच्छा प्रश्न है कि भैया किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। प्रश्न संख्या थी 306, 406, 408, 4020। उसे उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा। भैया 30 और 6 बता दिया उसने, 40 और 6, 40 8 बता दिया, 40 20 बता दिया। तो पढ़ने में त्रुटि का कारण यहां पर आपको बताना है कि भैया त्रुटि का कारण क्या है। 4 विकल्प नहीं दिख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा इसको, है ना। अब आपको दिख रहा होगा। तो पहला विकल्प है, आपने प्रश्न पढ़ लिया, जो प्रश्न मैंने बताया वो आपने सुन भी लिया होगा। विकल्प देख लेते हैं। छात्रों को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। देखिए इस वजह से इस प्रकार से पढ़ना नहीं होगा, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपको गलत हो गया। छात्रों ने स्थानीय मान के संकल्पना को समझ लिया है तथा उसका उपयोग भी। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझा है और ना ही उसका उपयोग को समझा है। तो बी वाला विकल्प भी आपका गलत हो गया। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप पढ़ाएंगे, अच्छा शिक्षक होगा तो उसे जरूर अध्ययन कराएंगे अच्छे से, तो उपयुक्त हो जाएगा उसके लिए, वो सीख जाएगा, है ना। तीसरा वाला विकल्प भी आपका गलत हो गया। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है, यानी कि जो 306 है स्थानीय मान को नहीं समझ रहा है कि भाई इकाई कहां पर है, दहाई कहां पर है, सैकड़ा कहां पर है। तो 306 को 306 पढ़ रहा है और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो 306 में 3 संख्या है, वो सिर्फ 2 संख्याओं को पढ़ रहा है, यानी कि उसको वो समझ रहा है उसको और उसको आसान लग रहा पढ़ने में, तो 2 संख्याओं को पढ़ रहा है। तो डी वाला विकल्प आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 2021 में इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। 2022 को देख लेते हैं। भैया 2022 में कितने प्रश्न पूछे गए हैं और ये आपका अंतिम प्रश्न पत्र है। देखिए यहां पर पूछा गया है कि संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। यदि आप प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर भी आप अच्छे से लगा सकेंगे। संगीत के बारे में सीधा सीधा अवचेतन मन के बारे में पूछा गया है। क्या बौद्धिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, कलात्मक है या फिर सामाजिक मूल्य है। तो संगीत कैसा होता है, इसमें कला छुपी होती है, ये कलात्मक मूल्य के अंतर्गत आएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यहां पर भी देखिए कथन पूछा गया है। आप देखेंगे 2012 से 2022 तक लगातार एक प्रश्न आपका कथन से संबंधित पूछा जा रहा है और एक जो टोटल 2 प्रश्न पूछे गए अभी तक कथन से, है ना। और पेपर कब तक हुआ आपका, 12, 15, 17, आपका 21 और ये 22, 5 वर्ष के पेपर में मात्र 2 प्रश्न पूछे गए कथन से, वो भी रिपीटेड। पहले उसमें ये दिया जाता, कभी ये दे दिया जाता, कभी ये दे दिया जाता, यानी कि इसी प्रश्न को बार बार ये रिपीट कर रहे हैं। तो ये 2 प्रश्न जो हैं वो आपको ध्यान रख लेना है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ 2 प्रश्न कौन कौन से। एक तो आपका सामने गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये आपका हॉगबेन द्वारा कहा गया। दूसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपका बेकन के द्वारा पूछा जा रहा है। किसके द्वारा, बेकन के द्वारा पूछा जा रहा है, जो कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है। ये 2 प्रश्न आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यह रोजन बेकन के द्वारा कहा गया है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है और गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये हॉगबेन द्वारा कहा गया। तीसरा वाला विकल्प आपका सही है। लोक के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार दोहरा देता हूं आपका लोक के बारे में कि इनके द्वारा क्या कहा गया कि गणित मन में तर्क की आदत विकसित करने का एक तरीका है, ये लोक द्वारा कहा गया। गैलीलियो के बारे में आपको बता चुका हूं, फिर एक बार और बता देता हूं। इनके द्वारा कहा गया कि गणित ऐसी भाषा है जिसमें
परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, ये गैलीलियो द्वारा कहा गया कथन है। तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, निरीक्षण करो और सीखो, ये जो सिद्धांत हैं किस विधि पर आधारित है? आगमन विधि पर, अभिक्रमित अनुदेशन विधि पर, प्रयोगशाला विधि पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा? तो निरीक्षण करो और सीखो, पहले निरीक्षण करना है फिर सीखना है, तो ये होगा आपका प्रयोगशाला विधि। क्या होगा? प्रयोगशाला विधि होगा। अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है? यदि प्रश्न आपने पढ़ लिया नेगेटिव प्रश्न है, आंसर भी आप आसानी से दे सकेंगे। मोंटेसरी खेल खेल में सिखाया जाता है, किंडरगार्टन खेल खेल में, डाल्टन में खेल खेल में, व्याख्यान विधि नहीं होगा, है ना। आप देखेंगे व्याख्यान विधि आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इनके प्रवर्तक के बारे में आपको जानना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछे कि भैया मोंटेसरी विधि के प्रवर्तक कौन है, सब विधियां हैं, है ना, तो आपको पता ही होगा वैसे कि मोंटेसरी विधि के जो प्रवर्तक होंगे वो मारिया मोंटेसरी होंगे। कौन होंगे? मारिया मोंटेसरी होंगे, है ना। ये किसके प्रवर्तक है? किस विधि के? तो मोंटेसरी विधि के। किंडरगार्टन के कौन है भैया? तो इसके फ्रोबेल है ना। डाल्टन के कौन है? तो इसके पार्कहट से है, याद रखिएगा। ये सब विधियां हैं, ये भी विधि हैं, ये भी विधि हैं और ये भी विधि है। इनके प्रवर्तक के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। किंडरगार्टन का आपके फ्रोबेल है, मोंटेसरी के मारिया मोंटेसरी है, इसी में छुपा हुआ है ना। डाल्टन विधि के पार्कहट से है। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया। भैया इसका उद्देश्य क्या होगा? शिक्षक की कार्य कुशलता का पता लगाना। निदानात्मक परीक्षण के बारे में पूछा गया है, बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, या फिर शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना। निदानात्मक परीक्षण, आपको निदान करना है, गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में क्या करना है? सुधार करना है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य ये होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि यहाँ पर पूछी गई, आगमन, निगमन, व्याख्यान या फिर प्रयोगशाला। 39 का क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए भैया वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने का जो सबसे उपयुक्त विधि होगी वो प्रयोगशाला विधि होगी। डी वाला विकल्प ही आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है। भाई गणित में स्लाइड रूल का जो उपयोग होता है वो गुणन एवं भाजन के लिए होता है, कोण मापन के लिए होता है, आकृति को छोटा व बड़ा करने के लिए, या फिर उन्नयन कोण मापने के लिए होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? गणित में जो स्लाइड रूल का उपयोग होता है वो याद रखिएगा गुणन एवं भाजन के लिए होता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर क्या होगा? गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, बिल्कुल की जाती है। गणित में देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गणित में क्षमानुमान का क्षेत्र सीमित, मैंने आपको बताया था सीमित नहीं होता है, या क्या होता है? व्यापक होता है। तो बी वाला विकल्प ही क्या होगा आपका करेक्ट होगा। गणित एक सार्वभौमिक विषय बिल्कुल है। संख्या, स्थान, मापन इत्यादि गणने के आधार होता है, गणित के आधार है, बिल्कुल है। क्या नहीं है कि भाई जो गणित में जो सामान्यमान का क्षेत्र है वो सीमित नहीं, क्या है? वो व्यापक होता है। तो बी वाला विकल्प ही आपका करेक्ट होगा। शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया? जर्मन, लैटिन, अरबी या फिर इनमें से कोई नहीं? ये भी बहुत सरल प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लैटिन भाषा से लिया गया है करिकुलम। बी वाला विकल्प भी आपका करेक्ट होगा। अगला और अंतिम प्रश्न हम देखेंगे। टोटल 43 प्रश्न अभी तक आपसे पूछे गए थे, ये अंतिम प्रश्न है। गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? कौशल, अनुप्रयोग, बोध या फिर ज्ञान? तो गणित में यदि आप सारणी बनाएंगे तो ये स्किल्स होता है, कौशल होता है। तो यहाँ पर जो कौशल विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहीं पर आपके जो 43 प्रश्न थे जो गणित पेडागोजी में अभी तक पूछे गए थे 2011 से लगाकर 2022 तक के प्रश्न ये आपके सामने रहे। यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।